हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। आज एक बार फिर से आप सभी के लिए सुपर क्वेश्चन सीरीज के सेकंड एपिसोड में 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं, जिसके आंसर मैं आपको दूंगा। जैसे एंड गेम में वैल्करी जिंदा कैसे थी, ब्रूस बैनर को बच्चे क्यों नहीं हो सकते, एवेंजर्स की एज क्या है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि हम 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। हमने विद इन 3 मंथ्स 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स और 1 लाख प्लस व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आप सभी की सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल था। सो कीप सपोर्टिंग एंड नाउ लेट्स बिगिन। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने थॉर की शिप तबाह कर दी थी, फिर भी एंड गेम में वैल्करी और कुछ एसगार्डियंस जिंदा कैसे थे। फर्स्ट, अगर थॉर रैग्नारोक और इन्फिनिटी वॉर की शिप को कंपेयर करें तो इन्फिनिटी वॉर में शिप का मेजर पार्ट मिसिंग था, और जैसा कि हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में देखा था कि हेमिडाल किसी भी चीज को देख लेता है जो नॉर्मल आइज नहीं देख पाती। जैसे इस सीन में हेमिडाल ने डार्क एल्फ शिप को देख लिया था, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हेमिडाल ने पहले ही थैनोस की शिप को देख लिया था। थैनोस की शिप पर आने से पहले वैल्करी और कुछ एस्गार्डियंस को अर्थ पर भेज दिया। सेकंड, ये भी हो सकता है कि थैनोस के आधे एस्गार्डियंस को जिंदा छोड़ना रेफरेंस था थैनोस की आइडियोलॉजी का, यानी कि जहां पर भी थैनोस जाता है वो 50% लोग को मार देता है। और इसी पॉसिबिलिटी से एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि एंड गेम मूवी में हमें सिर्फ 12.5% एस्गार्डियंस दिखे थे। थॉर रैग्नारोक में हेला ने आधे से ज्यादा एस्गार्डियंस को मार डाला। सो लेट्स कंसिडर 50% एस्गार्डियन बचे। फिर बाद में थैनोस आया और बचे हुए 50% में से आधे एस्गार्डियंस को मार डाला। अब बचे हैं 25% एस्गार्डियंस। आगे जब थैनोस ने स्नैप किया तब उस 25% में से 50% लोग वैनिश हो गए, और इसी वजह से सिर्फ 12.5% एस्गार्डियंस एंड गेम में दिखे। ये जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हार्ली क्विन ने जोकर के साथ ब्रेकअप क्यों किया? इसका आंसर सिंपल है। अगर सोचा जाए तो एक रिलेशनशिप में थे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ साथ में काम किया। जोकर को हार्ली ने इसलिए छोड़ा क्योंकि आगे जाकर जोकर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर देता, जैसे कि उसे ही मार डालता। हार्ली को रियलाइज हुआ कि बैटमैन जोकर को लेकर सही था। जोकर खुद के सिवाय किसी की भी परवाह नहीं करता, साथ ही साथ वो फिजिकली एंड वर्बली अब्यूसिव भी था और हार्ली की रेस्पेक्ट भी नहीं करता था। जितना हार्ली उसे पसंद करती थी उसकी कंपैरिजन में उसकी हार्ली के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं थी। हार्ली को ये समझने के लिए टाइम जरूर लगा, पर फाइनली वो उस पॉइंट पर पहुंच ही गई। एंड गेम में कैप्टन अमेरिका का स्क्रीन टाइम आयरन मैन के मुकाबले ज्यादा क्यों था, जबकि आयरन मैन ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी? टोनी स्टार का स्क्रीन टाइम 62 मिनट्स, कैप्टन अमेरिका का 66 मिनट्स और थॉर का 45 मिनट्स। एंड गेम में कैप्टन और आयरन मैन की जर्नी का एंड हुआ। टोनी स्टार्क ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट किया तो कैप्टन अमेरिका ने एमसीयू को आगे बढ़ाया। अगर सोचा जाए तो कैप्टन अमेरिका ही है जिन्होंने एवेंजर्स नाम को कैरी किया। जब भी कोई द एवेंजर्स कहता है तब सबसे पहले कैप्टन अमेरिका हमारे दिमाग में आते हैं। कैप्टन अमेरिका ने सभी एवेंजर्स को होल्ड किया हुआ था। कैप्टन ही एवेंजर्स को लीड करते थे और सभी उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। अगर आयरन मैन एवेंजर्स का ब्रेन है तो कैप्टन अमेरिका हार्ट है। ये एक सिंबल है टोनी की टेक्नोलॉजी, स्टीव रॉजर्स की लीडरशिप और मोटिवेशन, और थॉर की स्ट्रेंथ एंड पावर। और तो और फर्स्ट एवेंजर्स का टैग कैप्टन अमेरिका के पास है, और शायद इन्हीं सभी रीजंस की वजह से कैप्टन अमेरिका का स्क्रीन टाइम आयरन मैन से 4 मिनट ज्यादा है। ये जस्ट मेरे सिंपल थॉट्स हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एडिथ ने पीटर को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि मिस्टीरियो स्टार्क इंडस्ट्री के पुराने एम्प्लॉय हैं? पहले ये देख लेते हैं कि एडिथ एक्चुअल में काम कैसे करती है। जैसे इस सीन में एडिथ पीटर को ग्लासेस कैसे काम करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं ये एक्सप्लेन कर रही होती है। तब वो उसे ये बताती है कि उसके पास पूरे स्टार्क ग्लोबल सिक्योरिटी नेटवर्क का एक्सेस है। I have access to the entire Stark Global Security Network, including multiple defense satellites, as well as backdoors to all major telecommunication networks. और ये बहुत है क्विंटन बैक को पहचानने के लिए। तो फिर भी उसने मिस्टीरियो को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि पीटर ने उससे ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं। उसने एडिथ को मिस्टीरियो का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा ही नहीं, और जिससे भी पीटर मिलता है उन सभी को एडिथ स्कैन नहीं करता। इस सीन में हम ये क्लियरली नोटिस भी कर सकते हैं। जब पीटर एडिथ को ब्रैड को स्कैन करके उसे टारगेट करने के लिए हाँ कमांड करता है, तब एडिथ सिर्फ ब्रैड को ही स्कैन करता है और एमजे को स्कैन नहीं करता, क्योंकि पीटर ने एमजे को स्कैन करने के लिए कहा ही नहीं होता। सिमिलरली पीटर के पास कोई रीजन ही नहीं था मिस्टीरियो को स्कैन करने का और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानने का। उसे मिस्टीरियो पर डाउट ही नहीं था, वो उस पर पूरा भरोसा कर चुका था, और इसी वजह से उसने एडिथ को मिस्टीरियो को स्कैन करने के लिए नहीं कहा और एडिथ का कंट्रोल मिस्टीरियो को दे दिया। ब्रूस बैनर के कभी बच्चे क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि ब्रूस के स्पर्म्स में भी गामा पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर वो इंटरकोर्स करता है तो उसके स्पर्म्स की वजह से वो लड़की मारी जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकल किसी भी जर्म सेल को डिस्ट्रॉय करता है, और अगर जर्म लाइन सेल में म्यूटेशन हो भी गया तब भी वो लड़की मारी जाएगी या फिर बच्चा अब नॉर्मल होगा। और इसी वजह से ब्रूस को हमेशा बुरा लगता है कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा जिसमें उसके बच्चे होंगे, फैमिली होगी, और इसी वजह से वो नताशा को भी अपने आप से दूर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नताशा को उसकी वजह से कुछ हो जाए। अब यहाँ ब्रूस बैनर को बच्चे तो नहीं हो सकते, पर हल्क और एलियन के साथ हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन हल्क या फिर ब्रूस बैनर के साथ बच्चे होने के बाद डेफिनेटली बच्चा मारा जाएगा। कॉमिक्स में हल्क का साकार नाम का एक लड़का होता है। साकार हल्क और कायरा का बेटा होता है, पर कायरा की उसे बर्थ देते वक्त एक्सप्लोजन में डेथ हो जाती है, और इसी वजह से हल्क दुखी और गुस्सा हो जाता है और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बन जाता है। एवेंजर्स एंड गेम के वक्त एवेंजर्स की एज कितनी थी? 5 इयर्स गैप का इफेक्ट जितने भी एवेंजर्स थैनोस की स्नैप की वजह से डिसअपियर हो गए थे उनकी एजेस पर नहीं हुआ था, और जिनकी एजेस एमसीयू में कभी बताई ही नहीं गई है उनकी एजेस को हम एक्टर्स की रियल एजेस को कंसिडर करेंगे। टोनी स्टार्क born in 1970, एज 53 years old। कैप्टन अमेरिका born in 1918, एज 115 years। और मूवी के स्क्रीन प्ले नोट्स के अकॉर्डिंग एंड में जब स्टीव सैम को शील्ड देते हैं तब वो 120 years old होते हैं। थॉर इन्फिनिटी वॉर में थॉर बताता है कि उसकी एज 1500 years है, और अगर इस बात को कंसिडर करें थॉर एंड गेम में 1505 years old था। नताशा रोमानोव born in 1916, एज 39 years। पर एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल की वजह से वो 2014 में वॉर्मिर पर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करती है। ब्रूस बैनर द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अकॉर्डिंग ब्रूस बैनर का 1969 में जन्म हुआ, और इसी से ब्रूस एंड गेम में 54 years का था। क्लिंट बार्टन हॉकाई की बर्थ डेट या फिर एज एमसीयू में कभी बताई ही नहीं गई, पर हॉकाई का रोल प्ले करने वाले एक्टर जेरेमी रेनर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मार्क राफेलो से कुछ साल छोटे हैं, इसलिए क्लिंट की एज हम अराउंड 49 to 50 कंसिडर करते हैं। अब बाकी एवेंजर्स की एजेस मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। स्कारलेट विच 20 years old, डॉक्टर स्ट्रेंज 42 years old, रोडी 55 years old, सैम विल्सन 40 years old, बकी बार्न्स 101 years old, पीटर पार्कर 17 years old, स्कॉट लैंग 49 years old, तिचाला 38 years old। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, एंड आई एम डैम श्योर आप लोग कर दोगे। आपके मार्वल डीसी रिलेटेड क्वेश्चन मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।